गुड इवनिंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 5 तक हम पढ़ चुके थे कि फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या थी। अब हम सिक्स प्रॉपर्टी पर डिस्कस करेंगे। सिक्स प्रॉपर्टी क्या होगी। देखिए, डिटर्मिनेंट की सिक्स प्रॉपर्टी जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और वो आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आएगी। डिटर्मिनेंट की सिक्स प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर मैं कोई भी रो लेता हूँ, जैसे मैंने रो 1 ली, तो रो 1 में मैं दूसरी रो को ऐड कर सकता हूं और सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं किसी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके। मींस कोई भी रो RI रो नंबर कुछ भी हो सकता है, उसी रो में मैं कोई दूसरी रो ऐड कर सकता हूं या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं किसी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके। ये भी पॉसिबल है कि मैं उसी रो में RI में RJ रो को भी ऐड करूं और RK रो को भी मैं ऐड कर दूं किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करके, बिना मल्टीप्लाई करे, कैसे भी। बट ये ध्यान रखना, जिस रो को मैं चेंज कर रहा हूं उसमें किसी तरह का ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, मतलब उसको किसी तरह से डिजिट से मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं किया जाएगा। सेम चीज कॉलम के लिए भी है। CI कॉलम को मैं किसी भी कॉलम से मल्टीप्लाई करके, किसी भी कॉलम को किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकता हूं। और यहाँ सिंगल हेडेड एरो है, मतलब कॉलम CI ही चेंज होगा। डबल हेडेड का मतलब ये होता है कि जैसे R1 एंड R2 डबल हेडेड है, मतलब R1 की पोजीशन R2 लेगा, R2 की पोजीशन R1 लेगा। बट इसमें अगर मैंने लिखा R1 चेंज बाई R1 प्लस 2R2, तो इसका मतलब है कि रो 1 में मैं रो 2 को ऐड करूंगा 2 से मल्टीप्लाई करके। रो 1 चेंज होगा, रो 2 में चेंज नहीं होगा। मतलब कि ये जो रो 1 का प्लेस है वो उसकी जगह कुछ नया आएगा। यहाँ पे जो है वो वेजिटिस रहेगा। सो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बट ये एग्जांपल से क्लियर होगी। जितने क्वेश्चन हम करेंगे उससे क्लियर होगी। ये डिटरमिनेंट की 6 प्रॉपर्टी। 7 प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट की। डिटरमिनेंट की 7 प्रॉपर्टी ये है कि अगर सपोज कीजिए मुझे कोई डिटरमिनेंट दिया ABC PQR LMN, कोई भी डिटरमिनेंट है, मुझे यहाँ पे किसी डिजिट की रिक्वायरमेंट होगी कि मुझे A नहीं चाहिए, मुझे KA चाहिए। सो मैं इसको K से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। मैंने फर्स्ट रो को K से मल्टीप्लाई कर दिया, बट बैलेंसिंग के लिए मुझे डिवाइड करना होगा। बैलेंसिंग के लिए मुझे डिवाइड करना होगा। इसको मैं इस तरह मेंशन करूंगा कि रो 1 को मैंने चेंज किया है K रो 1, मतलब K से मल्टीप्लाई करते हुए, और यहाँ पे मैं डिवाइड भी K का ही करूंगा, जिससे मल्टीप्लाई किया जिससे डिवाइड किया। अच्छा, जरूरत पड़ने पर सपोज मुझे इसी को K से डिवाइड करना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रो 1 को डिवाइड चेंज किया मैंने रो 1 बाई K, सो K से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे आया ABC PQR LMN, और डिवाइड कर यहाँ पे मेरे को वापस मल्टीप्लाई करना होगा। सो ये प्रॉपर्टी नहीं है, एक तरह का रूल है कि अगर आपने कुछ भी किया, किसी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो उसी चीज से आपको डिवाइड भी करना होगा। एलिमेंट ऑफ वन रो और कॉलम multiplied multiply with cofactor of other row or column, the result will be 0, will be 0। पंक्ति अथवा स्तंभ को, स्तंभ के अवयव को किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयवों को किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के अवयवों के सेखंड से
गुणा कर योग करने पर शून्य प्राप्त होगा, यहां भी करेक्ट कर लीजिए। इफ एलिमेंट ऑफ वन रो और कॉलम मल्टीप्लाई विथ कोफैक्टर ऑफ अदर रो और कॉलम एंड देन द सम ऑफ रिजल्ट विल बी जीरो। इस रिजल्ट का जो भी सम होगा, मीन्स ये जो आपने ऑपरेशन किया, पहले मल्टीप्लाई किया फिर सम किया, वो जीरो होगा। इसको समझिए, ये डेल है A11 A12 B1 A21 A22। सो आप जानते हैं इसके कोफैक्टर को मैं A11 कहूंगा, इसके कोफैक्टर को मैं A12 से डिनोट करूंगा, इसके कोफैक्टर को A22 और इसके कोफैक्टर को A22। देन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मैंने ये रो ली है A11 A12 और मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया A22 A21 प्लस A22, मतलब मैंने रो तो ये ली और कोफैक्टर दूसरी रो के ले लिए, तो ये रिजल्ट जीरो होगा। बट मैंने रो भी सेम रखी और कोफैक्टर भी सेम रखे, A11 प्लस A12 A12, देन ये मुझे डिटरमिनेंट मिलेगा। सो ये आपको ध्यान रखना है, ये पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट की 8th प्रॉपर्टी, if all elements of a row or column are zero then del also zero। यदि पंक्ति अथवा स्तंभ यदि एक पंक्ति अथवा स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तब सारणी का मान जीरो होता है। 1 2 5 2 4 7 0 0 0, इसमें ये तीनों जीरो है तो डेल की वैल्यू ऑब्वियसली जीरो आएगी, आप एक्सपेंड करके देख सकते हैं। सो ये प्रॉपर्टी है कि अगर किसी एक रो में या एक कॉलम में सारे जीरो आ रहे हैं तो डेल की वैल्यू हमेशा जीरो आएगी। डिटरमिनेंट की 9th प्रॉपर्टी है, सपोज कोई डिटरमिनेंट है जिसमें 3 रो है R1 R2 R3 और आपसे कहा गया है कि डिटरमिनेंट का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कीजिए, या जिस पे भी डिपेंड कर रहा है, सपोज ये फंक्शन x का है या फंक्शन y का है उसके अकॉर्डिंग होगा। अगर ये x पे डिपेंड कर रहा है और मुझे कहा कि x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कीजिए, सो आप ध्यान रखिए फर्स्ट टाइम पे आप R2 और R3 को डिस्टर्ब ही नहीं करेंगे, सिर्फ R1 का डेरिवेटिव करेंगे R1 डैश प्लस, उसके बाद आप R1 एंड R3 को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, सिर्फ R2 का डेरिवेटिव, देन R1 R2 दोनों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, R3 का डेरिवेटिव करेंगे। सो सिंगल टाइम में होगा, एक बार R1 का, एक बार R2 का, एक बार R3 का, तीनों के अलग अलग 3 डिटरमिनेंट बनेंगे। ये 9th प्रॉपर्टी डेरिवेटिव से रिलेटेड क्वेश्चन इसका नहीं है 4th चैप्टर में कोई भी। 10th प्रॉपर्टी है वैल्यू ऑफ ट्रायंगुलर डिटरमिनेंट is equal to product of elements of diagonal। त्रिभुजाकार सारणिक का मान उसके विकर्ण अवयवों का गुणनफल होता है। विकर्ण अवयवों का गुणनफल होता है। सपोज कोई डायल दिया आपको A1 B1 C1 D1 0 0 0 E1 एंड R1, ऐसा कोई भी दिया है, या हम इसे A B C D E R ऐसे लिख सकते हैं। सो आप देख सकते हैं ट्रायंगुलर है क्योंकि डायगोनल के एक तरफ जो ट्रायंगल बन रहा है उसमें सारे जीरो होने चाहिए। सो ये डेल है, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स नहीं है।
आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसकी वैल्यू होगी ए डी आर, सीधा सॉल्व होगा डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई करके ए डी आर। सो ये 10 प्रॉपर्टीज पे भी कोई क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ ये ट्रिक्स के लिए बताई हुई है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट, दो सारणिकों का गुणनफल। दो डिटरमिनेंट को हम कैसे प्रोडक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसके दो मेथड है, रो टू रो, दूसरा है कॉलम टू कॉलम। पहले रो टू रो समझते हैं। सपोज एक डिटरमिनेंट है मेरे पास डेल वन, ए वन, बी वन, सी वन, डी वन। दूसरा डिटरमिनेंट है मेरे पास डेल टू, ए टू, बी टू, सी टू, डी टू। दोनों 2/2 के, मीन्स 2 ऑर्डर 2 है दोनों का। मुझे डेल वन इंटू डेल टू निकालना है, डेल वन इंटू डेल टू। मैंने लिखा ए वन, बी वन, सी वन, डी वन इंटू ए टू, बी टू, सी टू, डी टू। रो टू रो मेथड का मतलब ये है कि मैंने फर्स्ट रो लिए, मैं इसे रो से मल्टीप्लाई करता हूं, ए वन, ए टू प्लस बी वन, बी टू। अब ये रो इस रो से हो चुकी, देन मैं इसे सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करता हूं, ए वन, सी टू प्लस बी वन, डी टू। मैंने ये वाली रो पिक की, सी वन, ए टू प्लस डी वन, बी टू, सी वन, सी टू प्लस डी वन, डी टू। ऐसे ही हम 3 वाले के लिए कर सकते हैं, 3 वाले के लिए भी यही ट्रिक है। सो ये रो टू रो है कि आप चाहे मल्टीप्लाई रो से रो का करें, रो से इस रो का करें, फिर सेकंड रो पिक करके ऐसे मल्टीप्लाई को आगे बढ़ा दीजिए। सो ये मल्टीप्लाई है रो टू रो, दो डिटरमिनेंट्स किया। इसी को नेक्स्ट मेथड से समझते हैं हम, कॉलम टू कॉलम, स्तंभ से स्तंभ मल्टीप्लाई करना, मतलब दो डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करना है कॉलम टू कॉलम मेथड से, डेल वन, डेल टू, सॉरी रो टू कॉलम है, रो टू कॉलम, पंक्ति से स्तंभ, कॉलम टू कॉलम नहीं है, रो टू कॉलम है। ये वाला मेथड सेम वही है जो आप मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में करते हैं, ए वन, बी वन, सी वन, डी वन, ए टू, बी टू, सी टू, डी टू। सो हम मैट्रिक्स में कैसे करते थे, हम ये वाली रो लेकर इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते थे। सेम प्रोसीजर है, ए वन, ए टू प्लस बी वन, सी टू, ए वन, बी टू प्लस बी वन, डी टू, सी वन, ए टू प्लस डी वन, सी टू, सी वन, बी टू प्लस डी वन, डी टू। सो आप रो टू रो भी कर सकते हैं, रो टू कॉलम भी कर सकते हैं, दोनों मेथड सही है। अब कईयों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर दोनों मेथड कैसे सही हो सकते हैं। तो देखिए, हमने ये पढ़ा था कि डेल का ट्रांसपोज कर दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ए वन, बी वन, ए टू, बी टू मान लीजिए कोई डिटरमिनेंट है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूं, डेल ट्रांसपोज कर दूं, तो मुझे मिलेगा ए वन, बी वन, ए टू, बी टू। और आपको पता है डेल ट्रांसपोज डेल के ही इक्वल होता है। सो आप देखिए, अगर यहां से मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये रो हो गई, बट नई पोजीशन में कॉलम बन रहा है, तो मल्टीप्लाई तो दोनों केस में यही हो रहा है ना कि ये पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें भी यही मल्टीप्लाई होगा। सो आप रो से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कॉलम से भी कर सकते हैं। अच्छा, एक और खास बात है, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के लिए हमें मैच करना पड़ता था कि ए में जो कॉलम है और बी में जो रो नंबर है वो सेम है, बट यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए अगर आप इस तरह मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो सेम ऑर्डर होना चाहिए, अदरवाइज किसी भी ऑर्डर का डिटरमिनेंट किसी से भी मल्टीप्लाई हो सकता है। सपोज डेल वन और डेल टू को मल्टीप्लाई करना है, ये ऑर्डर 2 का है, ये 3 का है, आप जानते हैं इसकी भी एक वैल्यू होगी, सपोज इसकी वैल्यू एल आ गई, इसकी वैल्यू एम आ गई, तो ये दोनों वैल्यू तो इजीली मल्टीप्लाई हो सकती है। इसलिए डिटरमिनेंट के लिए अगर आपको डिटरमिनेंट को ही सॉल्व करना मल्टीप्लाई करके तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, अदरवाइज कोई भी डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई हो सकता है, क्योंकि उनके फाइनल रिजल्ट को मल्टीप्लाई करना होता है। देखिए, डिटरमिनेंट से रिलेटेड कुछ फैक्ट याद रखिएगा। अगर कोई डेल है, डिटरमिनेंट है, उसका ट्रांसपोज करो या पहले डेल की वैल्यू निकालो, दोनों सेम रहेंगे, मतलब डेल ट्रांसपोज और डेल दोनों इक्वल होते हैं। या मैट्रिक्स के लिए मैं बात करूं तो ए का ट्रांसपोज और ए दोनों की डिटरमिनेंट वैल्यू सेम होती है, ये हमेशा ध्यान रखना है। सपोज ये मैट्रिक्स है ए 1 5 6 2, ए ट्रांसपोज 1 5 6 2। देखिए, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 2 -30
सो -28 हुआ। ए ट्रांसपोज की वैल्यू 2 -30, सो ये भी -28 हुआ। सो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए का ट्रांसपोज या ए दोनों की डिटरमिनेंट वैल्यू सेम होती। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है, अगर आपने के को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया और उसका डिटरमिनेंट निकाला तो इसकी वैल्यू होगी के एन मल्टीप्लाई बाई ए, एन यहां ऑर्डर है। समझिए ये कोई मैट्रिक्स है 2 3 4 5, आपसे कहा गया 2a की वैल्यू निकालिए। सो 2a की वैल्यू निकालनी है आपको, और ये वैल्यू 2 स्क्वायर a के इक्वल आएगी, मीन्स 4a के इक्वल आएगी। देखिए इसको 2a निकाला मैंने पहले, 2 से मल्टीप्लाई किया मैट्रिक्स को, 2 इंटू 2 4 6 8 10। अब इस 2a का डिटरमिनेंट निकाला, 2a का डिटरमिनेंट निकाला 4 6 8 10, 10 4 ज़ा 40 माइनस 48, सो ये आया मेरे पास -8। अब आप सीधा a का डिटरमिनेंट निकालिए। सो a का डिटरमिनेंट है 2 3 4 5, 5 2 10 -12, सो ये -2 है। और आप देखिए अगर मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई करता हूं सो ये -8 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आपके पास a की वैल्यू पहले से है, तब आप उस डिजिट के ऊपर ऑर्डर के अकॉर्डिंग पावर लगा सकते हैं और उसे सॉल्व कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि ये मैट्रिक्स दे रही है आपको 1 2 3 4 0 या फिर 0 4 5 2 0 3 7। आपसे पूछा गया 3a की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए 3a की वैल्यू निकालनी है आपको। पहली चीज तो देखिए इस a की वैल्यू क्या होगी, ट्रायंगुलर है सो सीधा मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू 4 इंटू 7 28। नाउ 3a की वैल्यू निकालनी है, सो k की जगह यहां 3 आ गया, यहां k था यहां 3 आ गया। ऑर्डर देखना, ऑर्डर यहां पे कितना है 3 है ऑर्डर, इंटू 28। इस तरह से इसकी वैल्यू निकाली जाएगी। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी को देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि अगर किसी डिटरमिनेंट में दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है तो दोनों अलग अलग डिटरमिनेंट वैल्यू के इक्वल होता है। फोर्थ, ए बी और बी ए डिटरमिनेंट में कम्यूट प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। फिफ्थ, ए एन की डिटरमिनेंट वैल्यू या ए होल पावर एन की डिटरमिनेंट वैल्यू सेम होती है। इसको देखिए जस्टिफाई कर सकते हैं, अभी अभी हमने किया था। यहाँ पे अगर मुझे ए स्क्वायर करना है तो मैं इसे ए इंटू ए लिख सकता हूँ। और ये वाली प्रॉपर्टी बताती है कि आप ए बी को अगर प्रूफ ए बी की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ए और बी दोनों का अलग अलग प्रोडक्ट निकाल दीजिए। तो मैंने इसे लिखा ए डिटरमिनेंट, सो ये ए स्क्वायर हो गया। अब आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी होगी। ये तो सारी की सारी डिटरमिनेंट प्रॉपर्टीज थी जिन्हें हमें अप्लाई करना होगा डिटरमिनेंट को इजी करने के लिए। अब ये ट्रिक्स अप्लाई कैसे होती है ये हम एग्जांपल के साथ समझेंगे, बट हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा सबसे बड़ा टारगेट होगा हमें आरएचएस को सेट करना होता है क्वेश्चन में, या फिर किसी भी रो या कॉलम में 00 बनाने होते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे, लास्ट जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें एग्जाम्पल के साथ इसको डिस्कस करेंगे। पहले सभी प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह पढ़ लेना। थैंक यू।